अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडमंड रीजन के बारे में। ठीक है, एडमंड रीजन जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड की, और जिसकी वजह से क्या होता है, अमीनो एसिड्स एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और मास क्रोमेटोग्राफी जो है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे एडमंड जो रीजेंट है उसके बारे में। तो इसका जो मेन फंक्शन है ये आपको पहली डायग्राम जो है इससे नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, ये हमारे पास जो है ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर को ज़ाहिर कर रही है। ये एक पेप्टाइड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ये अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये रीजेंट क्या करता है, ये जाके बाइंड कर जाता है एन टर्मिनल जो होता है उसके पास, ठीक है, उधर ये बाइंड करके तो उस अमीनो एसिड को ये सेपरेट कर लेता है। जैसे कि ये नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह सेपरेट हो गया। तो अभी हम इसी चीज़ को जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि एडमंड रीजन जो है वो ये कैसे काम करता है और किस तरह का इसका साइकिल वगैरह जो है वो चलता है। तो ओवरऑल हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने अमीनो एसिड्स जो है ना उनको सेपरेट करना है। ठीक है, अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के बाद उनको कंप्यूटराइज्ड डेटा में जो है वो स्टोर करना है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सी प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हमने कोई और प्रोटीन हम डिस्कवर कर लेते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी इंसेक्ट के अंदर, तो उसको हम फिर डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं, एवोल्यूशन चेक कर लेते हैं, या वैसे ह्यूमन की अगर कोई मतलब डिजीज़ निकल आई है तो हम उसको भी क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे प्रोटीन सीक्वेंस को। फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जो है अमीनो एसिड वो चेंज हुआ है और किस वजह से चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल चेंज आया और ये डिजीज़ जो है ये आगे ट्रांसफ़र हुई है और ये जो है उनके अंदर आ गई है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम सीक्वेंस जो होता है उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हम एन टर्मिनल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और सी टर्मिनल से भी कर सकते हैं। मैंने सी टर्मिनल भी आपको बताया था कि कार्बो ऑक्सीलेजेस एंजाइम्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से मतलब सी टर्मिनल वाले जो है ना अमीनो एसिड्स, ठीक है, वहाँ से वो ब्रेक डाउन होते जाते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, सी वाली साइड से उनको गिनना शुरू कर देते हैं या उनका बस चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी हम जो है वो एन की तरफ से मोस्टली जो है स्टडी किया जाता है इनको, जैसे कि एडमन जो है उसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा साइकिल है। जैसे कि एडमन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ लगा प्रोटीन के साथ, उसका एक जो है ना अमीनो एसिड अब हमने ब्रेक करना है। ठीक है, ये फुल हमारे पास ये टोटल जो है वो ये प्रोटीन है। इसका अगर हमने एक अलग करना है तो हमें क्या करना होगा, एडमन रीजन जो है वो डालना होगा। ठीक है, ये देखें एडमन रीजन का एक कंपाउंड जो है PITC ये आ गया है, और इसने आके यहाँ पे ये देखिए एन टर्मिनल पे बाइंड किया है, और एन टर्मिनल पे बाइंड करने के बाद इसने एक अमीनो एसिड को वहाँ से सेपरेट कर लिया है, और जो फर्दर चेन है वो आगे चली गई है। दोबारा एडमिन का ये जो PITC है ना ये इसके साथ दोबारा बाइंड करेगा, और दोबारा इसी तरह वो ब्रेक डाउन होती रहेगी, और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि वो सारी की सारी जो पेप्टाइड है, ठीक है, या पेप्टाइड चेन है वो ओवरऑल जो है अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि 50 अमीनो एसिड अगर उसके अंदर मौजूद हैं तब तक तो वो काम करेगा एडमिन रीजन। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो अमीनो एसिड निकल रहे हैं ना, इनको हम HPLC के अंदर जो है वो इजीली सेपरेट करके इनको हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, इनके जितनी भी चेंजेस वगैरह हैं उन सबको देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये जो है प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि कैसे जो है इस सब की स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग के बाद किस तरह जो है वो अमीनो एसिड यहाँ से निकलेंगे। तो एडमिन रीजन जो होता है ना ये मोस्टली प्योरीफाई करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, और रेजिड्यू जो होते हैं उनको रिमूव कर लेता है पेप्टाइड चेन से। ठीक है, और रेजिड्यू कौन से हैं, वो अमीनो एसिड्स हैं। इसका मेन काम क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और उसके साथ अमीनो एसिड लग जाएंगे। जैसे कि ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें भी आपको जो है यही चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात ये करेंगे कि PITC जो है ये क्या है। ठीक है, ये कौन सी चीज़ है जो एडमिन रीजन जो है वो यूज़ करता है। तो P का मतलब होता है फिनाइल, I का मतलब होता है आइसो, एंड T जो है वो थायो है, एंड C फॉर साइनेड।
अब ये सारा मिलके क्या होता है कि जो एडमिन रीजन है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, ठीक है? जो एन टर्मिनल के साथ जाके कंजुगेट बनाते हैं, ये देखिए इसके साथ कंजुगेट बन गया है एन टर्मिनल के साथ। और उसके बाद क्या होगा कि ये वहाँ से ना यानी अमाइनो एसिड जो है ए जो है ये शो कर रहा है अमाइनो एसिड को, ये इसको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल फॉर्म में, पीटीएच की फॉर्म में, और इस तरह फिर बाद में जो हमारे पास अमाइनो एसिड आएँगे उनको एचपीएलसी के थ्रू जो है वो सेपरेट कर लिया जाएगा और उनको एनालाइज़ कर लिया जाएगा, ठीक है? इसी तरह हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी दोबारा जो है मतलब चेक कर सकते हैं या उनको अलग-अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं पेप्टाइड से, या पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल जो है वो वाटर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? और इस तरह 2 प्रोडक्ट्स जो है ना ये देखिए ये बन जाती हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है? वो मतलब इतनी हाई क्वालिटी की, लो क्वालिटी की चल रही है, ठीक है? तो फिर वो इतनी जो है ना वो ब्रेक डाउन कर सकती है प्रोटीन की। और अगर जो है ना वो मतलब थोड़ी-सी पार्शियल क्वालिटी की है तो वो इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देगी। लेकिन अगर जो है एक्सटेंसिव यानी हाई क्वालिटी की कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये देखें ये ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है? मोस्टली काफ़ी सारी पेप्टाइड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन जो है वो हो गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस और ये सारा जो है प्रोसीजर ये कैसे हो रहा है। ये देखें कि हाइड्रोलाइसिस हुई है ना, ठीक है? तो इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरह क्या होगा यहाँ पे अगर एडमन रीजन डालते हैं तब भी क्या होगा, ब्रेक डाउन ही हो जाएगा, ठीक है? और सारे अमाइनो एसिड जो है वो अलग हो जाएँगे। उन अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स में उनको जो है ना यूज़ करेंगे अमाइनो एसिड्स को, और उनकी ना अलग-अलग उनको सेपरेट कर लेंगे और फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन-सी अमाइनो एसिड जो है वो कितनी क्वालिटी की थी, कितनी ज़्यादा थी, कितनी क्वांटिटी में थी, ठीक है? और किस-किस जगह प्रेज़ेंट थी, वो सारा हमें इस ग्राफ के थ्रू जो है वो सारा का सारा पता लग जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट होगा। तो अभी हम जो है ये सेपरेशन की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन-सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए जो है ना ये सारा काम होता है। तो एक टेक्निक जो है ये यूज़ होती है क्रोमैटोग्राफ़ी, ठीक है? तो यहाँ पे मास क्रोमैटोग्राफ़ी जो है वो यूज़ होती है। इसमें सिंपल क्या होता है कि कोई भी सैंपल जो होता है ना उसको लोड कर दिया जाता है, ठीक है? फिर वो अपनी साइज़ की बेस पे उसमें चीज़ें जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और अपनी साइज़ की बेस पे हम उनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है? मतलब जो लो साइज़ की होती है वो सबसे लास्ट में आती है हमारे पास। यानी अगर ये है ना तो ये सबसे लो साइज़ की होगी, और ये सबसे हाई साइज़ की होगी, और ये मिड साइज़ की होगी, और अपनी साइज़ के बेस पे वो क्या होती हैं, ठीक है? वो नीचे मतलब सेपरेट हो जाती हैं, या फिर क्या होता है कि वो अपने आयन्स की बेस पे, ठीक है? इस तरह हम आयन क्रोमैटोग्राफ़ी यूज़ कर लेते हैं। मतलब किसी तरह की भी क्रोमैटोग्राफ़ी यूज़ करें, मेन मकसद क्या है कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, ठीक है? वो सेपरेट हुए हुए आएँ। और उसके बाद अभी जो है तो अभी ये कॉलम जो है, कॉलम क्रोमैटोग्राफ़ी, ठीक है? इसमें देखें ये हमारे पास सिंपल इसमें ना एक मीडियम जो है वो लोड किया जाता है, ठीक है? फिर उसमें सैंपल लोड किया जाता है और उसके बाद ये देखिए सैंपल जो है ये किस तरह उसमें सेपरेशन हो गई है। इस तरह हमें मुख्तलिफ़ क्वालिटी की चीज़ें जो है ना वो नीचे मिल जाती हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो हमारे पास अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर 9 हाइड्रोजन रीजेंट जो होता है ना वो डाला जाता है। उस रीजेंट से क्या होता है कि डिफरेंट जो अमाइनो एसिड होते हैं ना उनके डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। जैसे कि ये जो है ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ब्लू कलर का कोई होगा, कोई येलो कलर का होगा, कोई पर्पल कलर का हो जाएगा, कोई वायलेट कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर के हो जाएँगे। तो इस तरह उनके कलर्स जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है? ये टेक्नीक इस बेस पे काम करती है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी एक सैंपल की फॉर्म में जो है ना ये लोड की जाती हैं, ये देखें। ठीक है? तो उनको लोड किया जाता है और फिर क्या होता है कि उनकी साइज़ की बेस पे, उनकी चार्ज की बेस पे उनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है? अब ये देखें ये हमारे पास पहली प्रोडक्ट आ गई है, ये दूसरी आ गई है, और ये हमारे पास जो है ना वो तीसरी प्रोडक्ट जो है वो आ गई है। ठीक है? तो इसी जो है ना क्रोमैटोग्राफ़ी ये इस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब हम बात करेंगे सी टर्मिनल के लिए। तो सी टर्मिनल से भी क्या होता है कि सेपरेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज़ जो है वो लगाना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि सिंपल जो सी टर्मिनल है ना, वहाँ से भी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी अमाइनो एसिड्स की, ठीक है? और अमाइनो एसिड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएँगे, ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रीजेंट है इसको यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह ब्रेकडाउन हो जाती है। आप एन साइड से भी कर सकते हैं और सी साइड से भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो एन साइड से जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है? और एट द एंड अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आए हैं, ठीक है? अब ये समझ लें कि हर अमाइनो एसिड का एक डिफरेंट कलर है। जैसे कि ये देखें ग्लाइसिन का जो है ना ये कलर आया हुआ है, ठीक है? वेलेनाइन का आया हुआ है, ठीक है? इसी तरह एलेनाइन आया हुआ है, थ्रियोनाइन, ठीक है? सीरीन, ठीक है? इन सब जो है सब अमाइनो एसिड्स हैं, इन सबको डिफरेंट कलर से शो किया गया है। फिर क्या किया जाता है कि एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ के अंदर जो है ना इन सब की अमाउंट जो है उसको शो किया जाता है कि कितनी अमाउंट में कौन-सा अमाइनो एसिड जो था वो प्रेज़ेंट था। तो ये सारी जो है ना पीक्स, ठीक है? वो मतलब शो कर रही हैं उनकी अमाउंट को। ये देखें, ये अब जो है ना ये सबसे ज़्यादा था, ठीक है? उससे कम जो है ये है, फिर ये, फिर ये,
इस तरह ये सारे जो है ना ये अपने नंबर को शो कर रहे हैं कि इतने नंबर में ये जो है उस प्रोटीन के अंदर मौजूद थे। तो यही हमारी जो है बेसिक चीज़ होती है। अब ये सारा का सारा प्रिंसिपल जो है ना ये आप इधर से एक दफ़ा देख लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेल लेवल पे सेपरेशन कर लेते हैं, ठीक है? मतलब एक सेल के अंदर से हमने एक प्रोटीन उठानी है, तो सेल से हम उस प्रोटीन को वहाँ से पिकअप करते हैं, ठीक है? उसको ये हमने रख लिया अपने सैंपल के तौर पे। इसके बाद क्या किया जाता है कि इसके पास ना मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स अप हुई भी होती हैं, ठीक है? तो हम सिर्फ़ प्रोटीन को सेपरेट करना होता है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो एसडीएस पे या पेज या इस तरह की कोई भी जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह वो हमारे पास सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन्स का मिक्सचर आ जाता है, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? एडमंड रीजन डाल लें या फिर हाइड्रोलाइसिस कर लें, ठीक है? उसके करने के बाद फिर हम ना एचपीएलसी जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो ग्राफ बनने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास प्रॉपर रिज़ल्ट आ जाएगा कि कौन-सी अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में कितने परसेंट थी और कितने जो है फ्रेगमेंट्स जो है ना वो प्रेज़ेंट थे और कितनी अबंडेंट थी। जितनी ज़्यादा पीक होगी उतनी अबंडेंट शो होगी, मीन्स के इतनी अमाउंट में वो चीज़ जो है वहाँ पे प्रेज़ेंट थी, ठीक है? और उसके बाद ये है कि अब वो जो आ गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स हमें पता लग गए हैं कि कितनी थे, ठीक है? तो फिर हम फास्टा के थ्रू अगर हम उनकी मतलब देखना चाहते हैं, ठीक है? एल्गोरिथम्स बनाना चाहते हैं या फिर हम जो है उनकी अलाइनमेंट चेक करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ आई है, क्या वो किसी दुनिया में कोई भी प्रोटीन, कोई भी किसी भी जगह पे कोई भी प्रोटीन हो, चाहे वो प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर जहाँ भी है, तो क्या उसके साथ हमारा जो भी सीक्वेंस हमने फाइंड किया है, वो किसी और के साथ मिलता है या नहीं मिलता? इसलिए हम फास्टा को यूज़ करते हैं। तो फास्टा जो है ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहले स्टेप में ये हमें जो है ना इस तरह की जो है ये सारी देखें, ये अरेंजमेंट हमें शो करके दिखा देता है कि इतने-इतने अमाइनो एसिड्स जो है ना वो इसमें मिलते हैं। ठीक है? तो ये हमें जो है ना ये लाइन शो करती है कि इतने अमाइनो एसिड्स जो हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स के वो इसके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है? फिर क्या होता है सीक्वेंस बी में कि मतलब जो कम मिल रहे होते हैं ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ये देखें उनको गाढ़ा-गाढ़ा शो कर दिया है, ठीक है? और नज़दीक-नज़दीक कर दिया। और जो मतलब कम-कम मिल रहे थे, वो साइड पे गए हैं और सारे सबको फिर एट द एंड क्या किए, डिसअपीयर कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ़ हमें एक लाइन जो है ना वो शो हो रही है। फिर क्या किया कि उनके दरमियान जो गैप्स थे, ठीक है? ये देखिए उन गैप्स को स्मॉल लाइन्स के थ्रू जो है ना, वो क्या कर दिया है, वो फिल कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास एक पूरी लाइन बन गई है कि मतलब इस तरह की अलाइनमेंट जो है ना, वो हमें शो कर दी जाती है फास्टा के अंदर। ये मैं फास्टा पे वीडियो बना के आपको दिखाऊँगी, फिर आपको समझ आएगी कि फास्टा किस किस्म का ऐप है, ये किस किस्म की वेबसाइट है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह ये हमें अलाइनमेंट जो है वो चेक करके बताती है कि कितनी जो है ना प्रोटीन या कोई भी डीएनए या कोई भी चीज़ वो कितनी ज़्यादा मैच करती है आपस में और किस-किस के साथ मैच करती है, ठीक है? तो उसके बाद जो है सेकंड वो हमारे पास आ जाती है ब्लास्ट, ठीक है? तो ब्लास्ट भी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी हमें जो है ना इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके न्यूक्लियोटाइड की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्रोटीन्स की भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ना उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के दरमियान होमोलॉजी जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे सीक्वेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि जिस तरह का सीक्वेंस होगा ना प्रोटीन का, ठीक है? उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर भी फिर होगा और फिर उसका फंक्शन भी वैसे ही होगा। अगर सीक्वेंस हो गया है डिस्टर्ब, ठीक है? ये देखें, अगर ये सीक्वेंस है ना, अगर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, हमें फंक्शन जो है वो ख़राब लग रहा है, कोई डिज़ीज़ काज़ हो गई, कोई बीमारी आ गई है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया आ गई है, ठीक है? तो वो एक बीमारी आ गई है, उसमें ज़ाहिर-सी बात कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है ना, फिर हमने क्या किया है, फंक्शन मतलब ख़राब हो रहा है। तो उस फंक्शन की ख़राबी की वजह क्या है? उसका स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। अब उसका स्ट्रक्चर क्यों ख़राब हो गया है? तो उसको चेक करने के लिए फिर हमने उसका सीक्वेंस चेक किया। हाँ जी, इसका ये सीक्वेंस जो है ना अमाइनो एसिड का, वहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो गया। फिर हमने ये देखा कि अमाइनो एसिड क्यों चेंज हुआ है? उसको देखने के लिए फिर हम सीधे चले गए मैसेंजर आरएनए पे, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में फलानी जो न्यूक्लियोटाइड थी ना, ठीक है, फलाना जो कोडान था उसके अंदर मसला था। फिर हम मैसेंजर आर्न से घूमते हुए सीधे डीएनए पे चले गए। फिर हमने जाके जेनेटिक्स में घुस गए कि फलानी जीन खराब थी, ठीक है? डीएनए का फलाना पार्ट खराब था जिसकी वज़ह से क्या हुआ है कि ये सारा प्रॉब्लम जो है ना ओवरऑल वो क्रिएट हुआ है और ये डिज़ीज़ जो है ना वो कॉज़ हुई है, ठीक है? तो मतलब ये सीक्वेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है? अगर एक चीज़ भी खराब होगी तो दूसरी चीज़ पे जो है वो ऑटोमैटिकली इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिकल सेल एनीमिया की आपको सारी एग्ज़ाम्पल जो मैंने ऊपर बता दी है। ठीक है? अब इसमें एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है? ग्लूटामाइन। अब इसकी पोज़ीशन 6 होती है, ठीक है? बीटा चेन के ऊपर, तो उसके साथ ये चेंज हो जाता है। वेलानाइन के साथ ये चेंज हो जाता है। इनकी पोज़ीशन सिर्फ़ चेंज हो जाती है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये वेलानाइन जो है ना, ये देखें,
यहाँ पे ये देखें वेलेनाइन जो है वो जस्ट क्या हो गया, वो चेंज हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। हालाँकि कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई, कोई इंसर्शन नहीं हुई, कोई डुप्लीकेशन कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है और उसकी वजह से ओवरऑल ये जो डिज़ीज़ काज़ हो गई है। जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ठीक है? क्वाaternary स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे अटपटे, ठीक है, कुछ वेरिएबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी साथ बन जाते हैं, जिनको जैसे कि ये आप लूप देखें। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर ठीक है, बना हुआ है, हेलिकल है, सही है। ये देखें ये मतलब ना ये इस तरह की जो शीट्स हमने बनाई थी स्ट्रक्चर में, वो भी बनी हुई हैं। ये देखें ये इस तरह का हेलिकल ही बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें जब जुड़ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये लूप बन गई है, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज़ करना वहाँ पे फास्टा के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फास्टा के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल के स्ट्रक्चर के अंदर लूप्स जो हैं वो भी प्रेज़ेंट होती हैं। इसके अलावा उसकी कुछ जो है ना सरफेस, ठीक है, वो भी थोड़ी-सी चेंज होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से कौन-कौन सी जो है ना वो चेंजेज़ आती हैं, ठीक है? जैसे कि जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन रही है तो उसमें हर तरह के स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इन्वॉल्व हुआ हुआ होता है। प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है और सम टाइम जब फिर टर्शियरी जो है वो मिक्स होते हैं तो फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये इसकी लूप्स बन रही हैं, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये जो है ना, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो शो हो रहा है। तो अब ये जो इसके रेज़िड्यूज़ हैं, जितने भी अमाइनो एसिड के जो रेज़िड्यूज़ होते हैं ना, ठीक है? मतलब अमाइनो एसिड जो है वो खुद रेज़िड्यूज़ हैं प्रोटीन्स के। तो अब उनकी वज़ह से क्या हो रहा है कि उनकी वज़ह से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो अरेंज हो रहा होता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है कि एक तो लूप्स बन जाती हैं मोस्टली, ठीक है? जब कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा होता है। और दूसरा जो चेंज आता है वो ये है कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं ना हमारे पास, ठीक है? मतलब उनके अमाइनो एसिड के ऊपर बेस करता है कि उनकी क्वालिटी, प्रोटीन्स की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है? तो अगर जो है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, तो क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, किसी स्ट्रक्चर को कैरी करना है या किसी सेल के अराउंड या कुछ भी करना है, तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, जो वाटर को मतलब उसके साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, तो उनको हमेशा सरफेस पे अरेंज कर लिया जाता है और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, उनको इनर साइड पे जो है वो अरेंज कर लिया जाता है, ठीक है। ये जिस तरह सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये लिपोसोम का स्ट्रक्चर है और ये देखें ये माइसील जो बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह होता है और ये जो लिपिड बाइलेयर जो शीट वगैरह बन रही होती हैं, तो उधर भी यही इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो होता है और हर चीज़ में जो है वो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने का मेन मकसद ही ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर अमाइनो एसिड की जो खसूसियात हैं क्या वो प्रोटीन के अंदर भी आती हैं, तो वाक़ई में ऐसा ही होता है। जो अमाइनो एसिड की जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वही उस प्रोटीन की भी होती हैं कि मतलब किस तरह वो मतलब हाइड्रोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं। तो इसी हिसाब से फिर वो अपना स्ट्रक्चर जो है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सेट कर लेती हैं। जैसे कि अगर मतलब हीमोग्लोबिन की हम एग्जांपल मोस्टली लेते हैं, ठीक है? तो अब उसने रन